जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारी एयरफोर्स वाई ग्रुप की रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत। अब तक हमने 24 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपना 25वां प्रैक्टिस सेट और इस 25वें प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की सारी जानकारी, आने वाले करंट अफेयर और कोई भी जो हमारे परीक्षा में पूछ जाता है सामान्य जीके के प्रश्न और वोकैबुलरी, सब आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का पेपर। उसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जनरल अवेयरनेस को लेकर पहला प्रश्न दिया हमने, उसके बाद हमने रीजनिंग और मैथ्स के दिए। हमने इस बार अपना पैटर्न थोड़ा चेंज किया। पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। हमारे पास 4 विकल्प है, पुणे, श्रीनगर, गुवाहाटी और लेह। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले 2015 में मनाया गया। 2020 के योग दिवस का मुख्य आयोजन लेह में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। 10, 15, 20 या फिर 25। देखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं 5, अस्थायी सदस्य होते हैं 10। कुल मिलाकर हमारे कितने सदस्य हो गए भी 15 सदस्य, यानी इस प्रश्न का आंसर विकल्प भी हो गया। तीसरा प्रश्न है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। हमारे पास 4 विकल्प है, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर फुटबॉल। देखिए, स्पोर्ट जीके का प्रश्न कई बार न्यूज़पेपर में, टीवी में इसके बारे में उल्लेख होता है, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। हमारा चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, हमारे पास 4 विकल्प है। चारों विकल्पों में से संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको संविधान संशोधन द्वारा हटाकर इसको कानून का अधिकार बना दिया, तो ये हमारा क्या मौलिक अधिकार नहीं है, विकल्प भी हो गया। हमारा 5वां प्रश्न, गोवा में पहले किसका शासन था, यानी कि गोवा आज़ाद होने से पहले गोवा पर किसका शासन था। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत आज़ाद होने से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, तो इस प्रश्न का आंसर विकल्प सी हो गया। छठा प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल, महेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, विकल्प इस प्रश्न का आंसर है। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा 7वां प्रश्न क्या लिखा हुआ, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। बिमल जुल्का, राहुल सचदेवा, राम त्यागी या फिर मनोज भट्टाचार्य। देखिए, हाल ही में किया गया करंट अफेयर का हमारा प्रश्न है, इसका आंसर हो गया बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। हमारा 8वां प्रश्न साइंस का है, क्या लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देखिए, फलों को पकाने वाला हार्मोन है कौन से, अभी हमें चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए, फलों को पकाने में एथिलीन हार्मोन या फिर एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट। हमारा इसका पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, किस धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपये प्रतिदिन ब्याज के रूप में मिलता है। हमें 1 दिन का ब्याज दे रखा, कितना, 1 रुपया, दर है 5%। तो हमें बताना किस धनराशि, यानी मैं मूलधन बताना। तो हमारे पास देखिए भी रेट आ गई कितनी, 5%, और हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया भाई, 1 रुपया आ गया, जो 1 दिन का है। तो भी देखिए 1 वर्ष का ऐसा ही कितना हो, 1 दिन का 1 रुपया, तो भी 365 दिन का हमारे पास हो जाएगा भाई 365 रुपये। ये हमारा कितना दिन भाई पर डे का है, और ये हमारा हो गया पूरे वर्ष का। प्रति वर्ष को 365 रुपये मिलते हैं। तो हमें मूल राशि ज्ञात करनी, तो मूल राशि क्या आएगी भाई, हम जानते हैं भी प्रिंसिपल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि ब्याज इंटू 100 बट्टा रेट इंटू टाइम। अब यहाँ पे टाइम एक ही वर्ष की बात की तो लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास देखिए ऐसे आ गया 365 इंटू 100 बट्टा हमारे पास दर आ गई 5%। अब देखिए 5 का भाग दे रहा 365 में, तो कितनी बार गया, पहले 7 बार गया, फिर 15 में 3 बार, तो इस प्रकार हमारे पास आ गया 73 इंटू 100, 7,300 रुपये क्या भाई इसका
धनराशि आ गई या फिर मूलधन आ गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10वां प्रश्न लिखा हुआ है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें 4 विकल्प दे रखे, 18 दिन, 9 दिन, 36 दिन या फिर 12 दिन। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हमारे पास करने के 2 तरीके, हम दोनों तरीके से करेंगे। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीकों को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास पहला तरीका इस प्रकार है, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी। क्या लिखा भाई, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। यहाँ पर आती भी कार्य क्षमता, यहाँ पर लिख दो कार्य क्षमता किसकी दुगुनी है भाई, ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है। तो इस प्रकार आगे देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी। अब देखिए भाई क्या लिखा हो, दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं। कुल कार्य कितने दिन में करते हैं भाई, 12 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, ए प्लस बी। और यहाँ पे देख कार्य क्षमता का मतलब भी एक दिन का काम, एक दिन में ए और बी मिलकर कुल काम करते भाई 3। आई बात समझ में। तो 12 दिन में कुल काम कितने करेंगे वो हमें याद करना, तो हम कुल काम निकाल देंगे इस प्रकार, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 12 दिन में कुल काम करेंगे 12 × 3 यानी 36 काम। इस प्रकार हमारे पास आ गया टोटल काम। हमें पूछा बी अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, कुल काम 36 है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है ना दोस्तों। तो बताइए बी कब करेगा, तो बी कर लेगा बी बराबर 36/1 यानी बी अकेला इस काम को 36 दिन में करेगा। अगर पूछ ले ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 36/2, क्योंकि ए एक दिन में 2 काम कर रहा, 36 काम करने में उसको कितना दिन लगेंगे, 36/2 यानी कि 18 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तरीका हम x मान के करें, देखिए क्या लिखा है, ए हो गया बी हो गया, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो इनके दिनों का अनुपात हमेशा कार्य क्षमता का उल्टा आता है, तो दिनों का अनुपात आ जाएगा 1:2। मैं यहाँ पे मान लूँ x और यहाँ पे मान लो x। इस प्रकार देखिए भी अगर a x दिन में कार्य करता है तो b 2x दिन में कार्य करेगा। अब आपको पता भी x और 2x का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा भाई, 2x आ जाएगा। अब x का भाग 2x में दोगे तो देखिए हमारे पास 2 बार जा रहा है, 2x का भाग 2x में दोगे तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। तो हम क्या करते भाई, कुल कार्य 2x बट्टा 1 दिन का कार्य, तो हमारे पास कितना आता भाई, 12 दिन आता। तो देखिए 2x बराबर 12 × 3 यानी कि हो गया 36, तो x बराबर 36/2 कितना आ गया अभी, 18 दिन आ गया। एक काम को 18 दिन में करता है अभी 2x का मतलब 2 × 18, तो यानी कि 36 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोनों ही तरीके आसान है, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से प्रश्नों को आप कर सकते हैं। हमारा 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या लिखा हुआ है, a/b बराबर 2:3, b/c बराबर 2:4, c/d बराबर 2:5। तो हमें ज्ञात करना a/d कितना है। देखिए मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ वो सबसे आसान और सबसे इजी तरीका होगा। दूसरा तरीका जो हर बार करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो देखिए भाई पहला इजी तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला वो तरीका आपको बता देते हैं। हमारे पास क्या लिखा भाई, a/b बराबर क्या आ गया भाई, 2:3। उसी प्रकार हमें दे दिया भाई b/c, b/c हमें दे दिया भाई 2:4 और c/d, c/d हमें दिया भाई 2:5 दे दिया, 2:5 हो गया। अब देखिए भाई हमें ज्ञात करना a/d, a/d हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको गौर से देखिए। उसके बाद मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको करना है। हमें केवल a और d का ज्ञात करना, हम केवल a और d का हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं। हमें देखना भाई a कहाँ से स्टार्ट हो, a यहीं से स्टार्ट हो, उसके बाद a कहीं नहीं है तो इसको सीधा लिखे आ जाओ। तो क्या बचेगा 2 × 2 × 2 यानी कि हमारे पास हो गया 8 अनुपात। अब देखिए भाई d ऊपर कहीं नहीं है, केवल सिंगल लाइन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास देखिए d का मान कितना हो जाएगा, 3 × 4 × 5, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20 × 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको हम 4 के टेबल से काट ले तो हमारे पास 2:15 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया।
अब देखिए भी इस तरीके से अगर हमें पूछ ले भी बी अनुपात सी अनुपात डी सारे ज्ञात करने होते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं, उसको आप एक बार समझ लीजिए। हमने लिख दिया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो देखिए भी हम इसको कैसे करते हैं, ए कहीं नहीं है, ए केवल एक बार आ रहा है तो सीधा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी ये हो जाता हमारा 8। अगर पूछता भी बी तो बी देखिए भी इस प्रकार आ रहा है, फिर यहीं पे समाप्त हो रहा था, उसको नीचे लेके आ जाओ। तो देखिए भी यहाँ पर आ जाइए, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 दूनी हमारा कितना हो गया 12 हो गया। इस प्रकार हम बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए भी हमें पूछता कि सी वाला अनुपात, तो सी यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए ऊपर इसको ऐसे लिखा आ जाना। हमें ऊपर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा तो यहीं से स्टार्ट करें, तो हमारे पास हो जाता 3 इंटू 4 इंटू 2, तो हमारे पास है 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 हमारे पास कितना हो गया 24 हो गया। अनुपात डी बचा, डी तो हमने अभी ज्ञात किया, यह जाता 60। इस प्रकार हम ए बी सी डी का अनुपात पूछता तो हम ज्ञात कर लेते। अब देखिए भी एक और तरीका जो हम हर बार करते हैं, जो बुक में भी आता हमारा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कैसे लिखते भी 2 अनुपात 3, फिर 2 अनुपात 4, फिर 2 अनुपात 5। ये ए बी का आ गया, बी सी का आ गया, सी डी का आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ये 3 लिखा हुआ है तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर लिखा तो 4 यहाँ पर लिखते हैं। फिर देखिए 2 यहाँ पर तो हम 2 यहाँ पर लिखते हैं। ये 2 है, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब इसको गुणा कर लीजिए, ये कितना हो गया 8 हो गया। अनुपात 3 दूनी 6, 6 दूनी हो गए 12। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24 हो गया। और यहाँ पे वापस क्या हो रहा है 60 हो रहा है। चाहे आप ये वाला तरीका लगाओ, ये वाला तरीका लगाओ, दोनों आसान तरीके, आपको जो तरीका बेस्ट लगे उस तरीके से आप इस प्रश्नों को कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या लिखा हुआ है, चिन्हों के किस अदल बदल से समीकरण सही हो जाएगा। हमारे पास समीकरण दे रखा 18 + 14 = 7 इंटू 5 भाग 28। हमें चिन्हों को अदल बदल करना है विकल्पों के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले जो समीकरण लिखा हुआ है वो समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण हमारे पास इस प्रकार 18 + 14 फिर बराबर 7 इंटू 5 भाग 28। हमें चारों विकल्पों को चेक करना है कि किस विकल्प से ये प्रश्न हमारा समीकरण राइट हो जाएगा। पहला विकल्प बोला भी गुणा और बराबर को एक्सचेंज कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, यहाँ पर आ जाएगा बराबर। अब देखिए या तो आप इसको पूरा करके चेक कीजिए या फिर आपको देखने में पता चल रहा है यहाँ पे 5 के भाग में 28 आ रहा है, तो मतलब पॉइंटों में आएगा। और यहाँ पे 14 इंटू 7 बहुत बड़ी संख्या हो जाए, उसमें फिर 18 जोड़ रहे हैं तो बराबर तो होने से रहा, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको मिटा दें। दूसरी बार हमारे पास एक्सचेंज करना भाग और बराबर को, तो यहाँ पर आ जाएगा भाग और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बराबर। अब इसको हल करके देखिए भी कुछ मिल रहा है। 14 में 7 का भाग कितनी बार गया अभी 2 बार इंटू 5 प्लस यहाँ पर हमारे क्या लिखा हुआ 18। तो देखिए हमारा हो गया 10 + 18 यानी कि 28, और इस तरफ भी क्या लिखा हुआ है 28। तो हमारा कौन सा विकल्प राइट हो गया, विकल्प बी। अब आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा 13% क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 45 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी। तो देखिए भी हमें बोला 3 क्रमागत विषम संख्या, तो हमें मान लेने भी 3 क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। उसके बाद हम आपको एक तरीका बताएंगे, उससे आप बिना संख्या का माने हुए भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए भाई हम मान लो भी 3 क्रमागत संख्या की बात की, तो हम इस प्रकार मानेंगे, बीच वाली संख्या मान ली x, उससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी हमारी x - 2, और इसके बाद वाली विषम संख्या होगी हमारी x + 2। हमने ये +2 -2 इसीलिए किया क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ पर 9 होता तो यहाँ पे 2 घटाने पर 7 था, +2 करने पर 11 था। इस प्रकार विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितना होता है 2 होता है, इसलिए हम इसको +2 -2 करें। अब इसको जोड़ लीजिए जैसा प्रश्न बोल रहा है, बराबर कितना आ रहा है भाई 45 आ रहा, तो +2 से -2 चला गया, पीछे बच गया 3x बराबर हमारा हो गया 45। x का मान हमारे पास 45/3 यानी कि कितना आगे भी 15 आ गया। हमें पूछा भी सबसे बड़ी संख्या यानी कि x + 2 ज्ञात करना, तो x + 2 यानी कि 15 + 2 हमारा कितना हो जाता है 17। इस प्रश्न का आंसर हो गया। एक तरीका आपको और बता रहे क्या होता है उसमें भी कि योग 45 है और तीनों क्रमागत संख्या, तो भी जितनी संख्या उसका भाग दीजिए। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हमेशा क्या होता है औसत होता है, और सीरीज में हमेशा औसत क्या होता है बीच वाली संख्या आती है।
तो 45 में हम 3 का भाग, जैसे यहाँ पे 45/3 हम औसत निकालते, कितना आ गया, तीनों संख्या होगा 15 आ गया। 15 हमेशा ही बीच वाली संख्या, तो इससे पहले वाली संख्या होगी हमारी 13 और इससे अगले वाले हमारी क्या होगी, 17 होगी। इस प्रकार हम इजी से कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 14% क्या लिखा हुआ है। एक निश्चित कोड भाषा में कोड को AQBG लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में देन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि जब भी ऐसा प्रश्न हमें सबसे पहले कोडिंग करनी होती है तो हम सबसे पहले कोडिंग करते, क्या लिखा, COD, क्या लिखा, CODE, उसके बाद लिखा AQBG। देखिए C कितने पर आता है, हमारा 3 पर, O हमारा 15 पर, D हमारा 4 पर, E हमारा 5 पर, G हमारा 7 पर, B 2 पर, Q 17 पर, E हमारा 1 पर। अब देखिए भी सीरीज में क्या पता चल रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, यहाँ पर +2, अल्टरनेट सीरीज चल रही है। इसी के अकॉर्डिंग हमें बताना भी THEN, T हमारा 20 पर आता है, H हमारा 8 पर, E 5 पर, N 14 पर। तो देखिए सबसे पहले -2, 20 में से 2 गया, क्या बच्चा भी 18, 18 पर हमारा आता है R, यहाँ पे +2, 8 + 2 10, 10 पर हमारा आता है J, यहाँ पे -2, 5 में से 2 गया, पीछे बच गया 3, 3 पर हमारा आता है C, और यहाँ पे +2, 14 + 2 16, और 16 पर हमारा कौन सा आता है, P आता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया RJCP, विकल्प डी इस प्रश्न का आंसर हो गया। हमारा 15% आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है, एक साधारण वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं। देखिए ओड डेज का मीनिंग ये होता है कि भाई 52 सप्ताह कंप्लीट करने के बाद पीछे कितने दिन बचते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम ओड डेज बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों हम ओड डेज ज्ञात कैसे करते हैं, जितने भी दिन दे रखे उसमें 7 का भाग दे दीजिए और शेषफल जो भी बचेगा उसको क्या बोलते हैं, हम ओड डेज बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं ओड डेज। अब देखिए हमें पूछा साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में दिन होते हैं हमारे 365 दिन। तो देखिए हमारे दिन कितने हो गए, 365 दिन। हमें ज्ञात करना भी ओड डेज कितने होता है, तो हम 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर देखिए भाग कितनी बार गया, पहले 5 बार गया, एक शेष बचा, 15 हो गया, 15 में भाग कितनी बार गया, 2 बार। देखिए शेष कितना बचा, फिर 15 में से 14 गया, पीछे हमारा बच गया 1, तो ओड डेज कितने हो गए हमारे, 1 हो गया। अब इस ये काम का आता है, जैसे कि मैं पूछ ले भाई कि 1 जनवरी 2019 को वार सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को वार कौन सा होगा, तो क्या होगा भाई हमें, मतलब इसका मतलब क्या होगा, 365 दिन बाद का दिन पूछा कि 365 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करें 365 में 7 का भाग देंगे। शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा, यानी कि अगर हमारा सोमवार था तो मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार था तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार था तो गुरुवार हो जाएगा। केवल साधारण वर्षों में होता है। बीच में अगर लीप वर्ष आ जाता है यानी फरवरी काउंट हो जाती है तो उसमें एक दिन अतिरिक्त और जुड़ जाता है, यानी कि उसमें ओड डेज की संख्या कितनी आ जाती है, हमारे पास 2 आ जाती है। ये हमें याद रखना होगा। आई बात मुझे, जैसे कि मैं बात कर लूँ भाई, अभी हमने बोला भाई 1 जनवरी 2019, मैं यहाँ पे लिख दूँ 2019, हम यहाँ पे मान लो भाई मंडे था, तो भाई 1 जनवरी 2020, तब अब देखिए भी इसमें फरवरी काउंट नहीं हुई लीप वर्ष की, 2020 भले लीप वर्ष लेकिन इसमें फरवरी काउंट नहीं हुई है, तो इसमें केवल एक दिन अतिरिक्त जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोमवार था तो ये हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। अगर हम बात करें भी 2021 की, अब देखिए भाई यहाँ पे फरवरी काउंट होगी, 2020 की फरवरी 29 दिन की होती है, इसमें दिन कितने हो जाएंगे, 367 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओड डेज कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएंगे। तो इसके 2 दिन बाद मंगलवार है तो बुधवार नहीं और गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार यानी थर्सडे इसका वार हो जाएगा 2021 का पहला दिन। प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 16वां क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक एक समान गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा बी से ए तक वापस समान गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, तो कुल यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। दोस्तों हमने इस प्रकार के प्रश्न कई बार किए, हमने एक आपको फॉर्मूला बताया कि हम औसत गति कैसे ज्ञात कर सकते हैं जिससे में टाइम की बचत होगी। दूसरा तरीका, हम पूरा की दूरी कितनी है उसको x मान कर, उसमें हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। हम केवल आसान विधि वाला कर रहे हैं कि देखिए
औसत गति ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है 2xy बट्टा x प्लस वाई। इसमें xy क्या है, x होगी जाने वाली गति, y होगी आने वाली गति। हम इसमें आगे पीछे मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हमें औसत चाल ज्ञात करने के लिए इस प्रकार का सूत्र अप्लाई करने के लिए कंडीशन ध्यान रखनी होगी। ये सूत्र तभी काम होता है जब दूरी समान हो। इसमें क्या बोला भाई, ए से बी और बी से, यानी कि दूरी इसने समान रखी, तभी ये फॉर्मूला काम आता है। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं, 2 हो गया इंटू एक्स का मान 36, वाई का मान हमारे पास हो गया 45, अपोन में हो गया भाई 36 प्लस 45। हम ऐड कर लेते तो भाई 36 प्लस 45 हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 5 हमारे 11 हो गया, एक कैरी हो गया, 3 और 4 7 और एक हमारे क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि 36 प्लस 45 हमारा कितना हो गया भाई 81 हो गया। अब इसको काट लीजिए। अगर आपको काटने में इस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत होती है तो हम इसको आप ऐसा लिख सकते हो 9 इंटू 9 81 की जगह। अब आप इसको आसानी से काट सकते हैं। 9 का भाग 36 में कितनी बार गया भाई 4 बार, 9 का भाग 45 में कितनी बार गया भाई 5 बार। तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके क्या आगे भी औसत है, चाल आगे विकल्प ए हो गया। हमारा 17% अभी हमने बात की वही आगे क्या लिखा हुआ है। यदि 1 दिसंबर 2011 को रविवार था तो 1 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या फिर शुक्रवार। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 दिसंबर 2011 को वार हमारा दे दिया भाई रविवार। हमें ज्ञात करना भाई 1 दिसंबर 2012 को कौन सा वार। देखिए भाई पूरे 1 साल का गैप आ रहा है। हम जानते हैं कि 1 साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हमें हर बार चेक करना होता है कि इस दरमियान के लीप वर्ष तो काम नहीं आए। देखिए भाई 2012 लीप वर्ष एक नहीं है, हम 4 का भाग देंगे तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि 2012 लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, लीप वर्ष में दिनों की संख्या हमारे 365 दिन नहीं होगी, 367 दिन होती है। तो मैं बताना भी 367 दिन बाद कौन सा वार होगा। आई बात समझ में, हम भाग देंगे 7 का। तो देखिए भाग कितनी बार गया, पहले 5 बार गया, फिर यहाँ पे 1 शेष बच गया 16 हो गया, 16 में 7 का भाग 2 बार गया। आई बात में फिर शेष कितना बचा, 16 माइनस 14 यानी कि 2 शेष बचा। ठीक है ना। तो भाई वार क्या होगा, 2 दिन बाद, रविवार के 2 दिन बाद, सोमवार और मंगलवार। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अब देखिए भी अगर आप सीधा करने चाहिए कि हमें ये बार बार भाग देने की जरूरत नहीं पड़े तो आपको सीधा याद रखना भाई, साधारण वर्ष में ओड डेज कितने होते हैं, 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में ओड डेज कितने हमारे 2 दिन होते हैं। इस प्रकार हम आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता होना चाहिए भी घनाभ की क्रमागत पृष्ठें होती क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है। इस प्रकार की सारी जानकारी हमें होगी तो हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए घनाभ की 3 क्रमागत पृष्ठ है, तो हम इसको मान लो लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, सबका मान कितना है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पूछा भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, हमें यह ज्ञात करना। तो देखिए ये हमारे पास दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना होगा कि हम तीनों को आपस में गुणा कर ले। तो हमारे पास क्या आएगी भाई, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर आ जाएगी। और सबका हम क्या ज्ञात कर ले भाई, वर्गमूल ज्ञात कर ले, तो हमें आसानी से मिल जाएगा भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का मान। तो करिए भाई मैं यहाँ पे इन तीनों का गुणा करके वर्गमूल ज्ञात कर लूँ। यह हमें तरीका याद रखना होगा भी कि अगर हमें 3 क्रमागत पृष्ठ दे रखी और हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना, तो हम कर लेंगे भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू हो जाएगा हमारा ऊंचाई इंटू लंबाई। और हमारे पास कितना दे रखा है, हम लिख ले एक बार 12 इंटू 12 इंटू 12। अब देखिए भाई लंबाई हमारे यहाँ पे कितनी बार आई, 2 बार, तो एक बार 12 आ जाएगी तो हमारी लंबाई बच गई। चौड़ाई भी यहाँ पे 2 बार आ रही है तो एक बार चौड़ाई 12 आ जाएगी, ऊंचाई 2 बार आ रही है तो ऊंचाई हमारी 12 आ जाएगी एक बार। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया LBH यानी घनाभ का आयतन। तो इसी प्रकार देखिए इसमें से भी 12 कितनी बार आ रखा है, यहाँ पे 2 बार, तो एक बार 12 आ गया, पीछे क्या बच गया हमारा √12। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई विकल्प दे नहीं रखा है,
तो आप एक बार इस 12 को गौर से देखिए। 12 के हम टुकड़े इस प्रकार कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए 2 यहाँ पर 2 बार आ रखा तो एक बार 12 आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया 12, 2 बार में से एक बार 12 आ गया, √3। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 24 √3। और हमारा क्या आयतन है, तो इस कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि WBF अनुपात VCE समानुपात QTL अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले ऐसा प्रश्न है तो हमने आपको बताया हमें आसान कोडिंग कर लेनी, जिससे क्या होगा इस प्रश्न को करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए भाई, हमारे पास विकल्प लिखा है WBF, उसके बाद लिखा है VCE और यहाँ पे लिखा है QTL, और हमें यहाँ पर बताना कौन सा आएगा। तो देखिए W हमारा 23 पर, B हमारा 2 पर, F हमारा हो गया कितने पर 6 पर, V 22 पर, C हमारा आता है 3 पर और E हमारा आ गया 5 पर आ गया। अब देखिए भी यहाँ पर कोडिंग किया भी, यहाँ पे तो इसने क्या भी -1, उसके बाद देखिए 2 से 3 कर दिया यानी कि +1, और यहाँ पे क्या लिख दिया भाई इसने फिर से -1 यानी कि -1 +1 और -1 करना। Q हमारा कितने पर आ रहा है, Q 17 पर, T 20, L हमारा 12 पर। तो यही कोडिंग कीजिए भाई। सबसे पहले -1, 17 में से 1 गया, 16 बच गया, 16 पर हमारा P आ गया, T +1 यानी 21 पर युवा, और यहाँ पे -1, 11 पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, के आता है। तो PU के पुक इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। विकल्प ए में ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, क्या लिखा हुआ, एक संख्या के 4 गुने में जब 15 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के 5 गुने से 5 कम होगी, तो संख्या क्या है। प्रश्न बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन हमें करना क्या, जैसा प्रश्न बोला वैसा उसको फॉलो कीजिए, आपको प्रश्न का आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए भाई लिखा हुआ क्या है कि संख्या के 4 गुने में 15 जोड़ने पर, संख्या हमारी x होगी, संख्या के 4 गुने में 15 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 5 गुने यानी x के 5 गुने से 5 कम होगी। ये हमारा प्रश्न बन गया, जैसा प्रश्न बोला वैसे ही। अब कर लीजिए पक्षांतरण, 5 इधर माइनस का उसको इस साइड लगे जो प्लस का बन जाएगा, 4 इधर प्लस का उसको इस साइड लगे जो माइनस का बन जाएगा। तो देखिए 15 + 5 बराबर कितना हो गया 5x - 4x। ये कितना हो गया भाई 15 + 5 20 हो गया, ये हमारा 5x - 4x हो गया x। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो गया x यानी 20। इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प। आप एक बार x का मान 20 रखे इसको आंसर चेक कर सकते। देखिए यहाँ पे 20 रखा, 20 को 4 से गुणा करने पर 80 आया, 80 + 15 हमारे पास कितना हो गया 95 हो गया। यहाँ पे देखिए 20 को 5 से गुणा किया 100 होगा, 100 में से 5 गया, हमारे पास कितना बच गया 95 बच गया, यानी कि हमारा आंसर एकदम राइट है। हमारा 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों प्रश्न को समझना, हमें वर्गमूल ज्ञात नहीं करना, हमें केवल देखकर बताना है कि किस संख्या किसी का वर्ग हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो आपको देखकर पता लगाना, तो आप कैसे लगा सकते हो। एक तो तरीका होता है कि हम केवल इकाई अंक को देखकर पता लगाएं। अगर इकाई अंक से बात नहीं करें तो हम क्या करेंगे, इकाई प्लस दाई अंक से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम इकाई वाला तरीका लगाए। हमें इस प्रश्न में इस प्रकार पता लगाने कि हमें ध्यान रखना होगा भी किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। हमें इसको याद करने के लिए 1 से लेकर 10 तक वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। देखिए भाई हमारे पास 1 का वर्ग हमारे पास कितना होता है 1 होता है, 2 का वर्ग हमारे पास हो गया 4, 3 का वर्ग हमारे पास हो गया 9, 4 का वर्ग हमारे पास हो गया 16, 5 का वर्ग हमारे पास हो गया 25, 6 का वर्ग हमारे पास 36, 7 का वर्ग हमारे पास 49, 8 का वर्ग हमारे पास 64 और 9 का वर्ग हमारे पास आ गया 81 और 10 का वर्ग हमारे पास आ गया 100। ये हमारे पास 1 से लेकर 10 तक वर्ग संख्या आ गई। अब इससे हमें क्या पता चलता है, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये तो साइड नंबर वापस आ गया, और 0 हो सकता है। यानी कि क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक 0 हो सकता है,
एक हो सकता है 4, उसके बाद 5, 6 और 9। इसके अलावा कोई भी अंक किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का अंक नहीं होगा, यानी कि 2 किसी भी वर्ग संख्या का इकाई का अंक नहीं होता है, 3 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 भी नहीं होता। इसका मतलब क्या, कहीं पे भी अगर दिख जाए 2, 3, 7, 8 इकाई का अंक, तो वे संख्या तो कम से कम कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो देखिए इसमें पहले विकल्प में इकाई का अंक कितना दे रखा, 2, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 22वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। राम ने चलना प्रारंभ किया, पूर्व दिशा की तरफ 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा तथा 8 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ा तथा 6 किलोमीटर चला। अब उसका मुख किस दिशा में, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, 4 विकल्प हमारे पास है। देखिए भाई, सबसे पहले हमें दिशाओं को लेकर फिगर बना लेना। ऊपर उत्तर हो गया, दक्षिण, इधर पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया। राम सबसे पहले चलना प्रारंभ किया और पूर्व की दिशा में चला, यानी कि इधर चला कितना, 5 किलोमीटर। उसके बाद देखिए दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। हमने सीखा भी लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट राइट होता है, राइट एंड दाया। इधर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, यानी कि इसका बाएं किधर होगा, देखिए इस दिशा में, तो क्या होता है लेफ्ट और राइट, इस दिशा में मुड़ गया। और कितना चला भाई, 6 किलोमीटर। हमें पूछा उसका मुंह अब किस दिशा में, इधर देख रहा है, इधर कौन सी दिशा, हमारी कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। तो कौन सा विकल्प है, विकल्प ए इस प्रश्न का आंसर होगी। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। 2 साइकिलों को 3,990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा गया। पहली साइकिल पर 5% लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 5% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 विकल्प है। पहला विकल्प नो प्रॉफिट नो लॉस, दूसरा विकल्प हो गया 2.5% लाभ, तीसरा विकल्प हो गया 2.5% हानि, और चौथा विकल्प हमारे पास 0.25% का लॉस हो गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को एक तो तरीका हम इसको चुटकियों में हल कर ले कि बिना टाइम लगे, बिना पेन छुए कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है प्रॉपर तरीका, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम आसान तरीके से करें, और आसान तरीके कब काम आएगा, पहले बात तो ध्यान रखना, जब 2 वस्तुओं को समान दर पर बेचा जाता है। ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब 2 वस्तुओं को समान दर पर बेचा जाता है, उसमें से एक वस्तु पर जितना प्रतिशत लाभ हो, दूसरी वस्तु पर उतने ही प्रतिशत की हानि हो। जैसा कि इस पर्सन बोला, दोनों वस्तुओं को समान दर पर बेचा गया, यानी कि 3,990 में बेचा गया, और पहली वस्तु पर जितनी प्रतिशत हानि हुई, दूसरे वस्तु पर उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कि 5% की हानि और 5% का लाभ हुआ। तो मैं अगर ये वाली कंडीशन मिल जाए तो मैं ये तरीका लगाना है, क्या भाई, कि पी स्कोर, यानी परसेंटेज का स्कोर बट्टा 100। परसेंटेज हमारे क्या लिखा हुआ, 5 बट्टा 100। 5 का वर्ग हमारे पास हो गया 25/100, 25/100, यानी कितना हो जाएगा 0.25। और ये हमेशा क्या होता है भाई, लॉस प्रतिशत आएगा। ऐसे सौदे में हमेशा ही हानि होगी, तो इस पर्सन का आंसर हो जाएगा 0.25% का हानि हो जाएगी। विकल्प डी इस पर्सन का राइट आंसर है। दूसरा तरीका होता है कि हम दोनों वस्तु के पहले क्रम मूल्य ज्ञात करें, फिर दोनों क्रम मूल्य को जोड़े, दोनों विक्रम मूल्य को जोड़े, फिर बीच की हानि ज्ञात करें, फिर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएं, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं केवल आपको क्रम मूल्य निकालना बता रहा हूँ। एक भी पहली वस्तु को बेचा 3,990 में, इस पर 5% की हानि हुई, यानी 95% बेचा, इंटू 100। ये पहली वस्तु का क्रम मूल्य आ गया। दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य कितना होगा भाई, 3,990 बट्टा 105 इंटू 100। ये हमारे पास दूसरी वस्तु का क्रम मूल्य। इस प्रकार हम क्रम मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दोनों को जोड़िए, हमारे पास टोटल क्रम मूल्य, और टोटल विक्रम मूल्य कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 4,000 में से 20 रुपये कम होगा। आप यहाँ पे दोनों वस्तुओं के क्रम मूल्य को ऐड करोगे तो हमारे पास लगभग 8,000 समथिंग आ जाएगा। और दोनों के विक्रम मूल्य को ऐड करने पर कितना आ रहा है, करिए भी, दोनों के विक्रम मूल्य को ऐड करने पर हमारे पास आ गया 0 हो गया, 9 और 9 18, एक कैरी हो गया, 9 और 18 19 हो गया, और 3 3 6 और 1 7 हो गया। ये दोनों वस्तु का आ गया विक्रम मूल्य आ गया, ये दोनों वस्तु का क्रम मूल्य, कुल क्रम मूल्य आ गया। तो देखिए हानि कितनी हुई, यहाँ पे 20 रुपये की हानि हुई, किस पर हुई, 8,000 पर, इंटू 100। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया।
1/4, 2/8 है, 1/4 हो गया। 1/4 का मान होता है 0.25%। इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं हमारा 24वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक सांकेतिक कूट भाषा में करेक्ट को इस कोड में लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में रिप्लेस को कैसे लिखा जाएगा। तो मैं सबसे पहले करेक्ट को लिखिए और इसमें देखिए किस प्रकार की कोडिंग काम ली गई है। मैं लिख लूँ CORRECT, ये हमारा हो गया। इसकी कोडिंग इसने की भी TCERROC। अब देखिए भी इसने कौन सी कोडिंग लगाई, आपको देखने में पता चल जाए। देखिए यहाँ पे C था, इसको लास्ट में लिखा गया। O यहाँ पर आ गया, R हमारा यहाँ पर आ गया, R हमारे यहाँ पर, E हमारे यहाँ पर आ गया, C यहाँ पर आ गया और T यहाँ पर, यानी इसको रिवर्स। अगर आप इसको कोडिंग करके देखते तो भी आपको पता चल जाता भाई क्या क्या इसने, कि 20 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया, फिर 5 का 5 आ गया। इस प्रकार हमारी सारी कोडिंग मिल जाती। तो मैं चेंज करना भाई रिप्लेस को, क्या लिखा है REPLACE। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा E, उसके बाद C, उसके बाद A, उसके बाद L, उसके बाद P, उसके बाद E और उसके बाद क्या लिखा है R। तो इस प्रश्न का आंसर हमारे पास देखिए कौन सा विकल्प ऐसा लिखा है ECALPER। हमारा विकल्प C इस प्रश्न का आंसर हो गया। प्यारे दोस्तों, अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा 25वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। A एक रेडियो B को 20% लाभ पर बेचता है तथा B पुनः उसे C को 25% लाभ पर बेचता है। यदि C ने रेडियो के लिए 1500 रुपये दिए हो तो A ने रेडियो कितने में खरीदी, 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये या फिर 1200 रुपये। हमारे पास 4 विकल्प है। देखिए हमें सबसे पहले लिख लेना भाई, A हो गया, B हो गया, C हो गया। A ने रेडियो B को बेचा 20% लाभ पर, यानी ये 100 में लेकर आया तो इसको बेच दिया 120 पर। B ने इसको बेचा 25% लाभ पर, 25% यानी 1/4। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 120 का, तो कितना हो गया हमारे पास 30, यानी इसको 30 रुपये लाभ कमाया। 120 पर 30 रुपये लाभ, तो कितने में बेचा भाई 150 में बेचा। इस प्रकार हमारे पास तीनों का रेशियो आ गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न में दिया हुआ C ने रेडियो 1500 रुपये में खरीदा, तो लिख दीजिए 1500। हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। 1500/150 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। 100 ज्ञात करना 100 से गुणा कर लेते। तो देखिए कितनी बार भाग गया 10 बार। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया 1000 रुपये में A ने रेडियो खरीदा। अब देखिए भाई एक और तरीके से हम इस प्रश्न को करने का प्रयास करें। सबसे पहले लिखा 20% लाभ पर बेचा, 20% का भिन्न रूप कितना हो गया हमारे पास 1/5, यानी 5 की वस्तु को 6 में बेचा। दूसरी बार लिखा भाई 25% लाभ पर बेचा। आई बास में 25% का मतलब हो गया 1/4, यानी 4 की वस्तु को 5 में बेची। इस प्रकार भी हम रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 5 से 5 कट गया। और देखिए हमारा आगे 4:6, तो क्या आगे भी 2:3। ये तो हो गया C के लिए क्रम मूल्य और ये हो जाएगा A के लिए क्रम मूल्य। तो देखिए सेम बटा सेम अप्लाई कर रहे हैं। 1500/3 इंटू 2, देखिए 1500 में 3 का बार कितनी बार जाएगा भाई 500 बार गया, इंटू 2, यानी कि हमारे पास हो गया 1000 रुपये। A का क्या आ गया भाई क्रम मूल्य आ गया। अगला प्रश्न 26वां क्या लिखा हुआ है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए जितेंद्र ने कहा, इसके पति का पुत्र मेरा पुत्र है। तो जितेंद्र उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी जितेंद्र उस महिला का क्या लगेगा। देखिए प्रश्न में लिखा है, देखिए दोस्तों जितेंद्र ने कहा उसके पति का पुत्र, यानी कि ये महिला होगी, महिला का पति, ये इस प्रकार आ गया हमारे पास। पति का पुत्र यानी इस महिला का खुद का पुत्र हो गया और यही पुत्र का उस पुरुष का पुत्र है। तो देखिए जितेंद्र महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जितेंद्र महिला का क्या हो गया पति हो गया। प्यार दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा 27वां प्रश्न क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कागज, किताब तथा कॉपी के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती। तो दोस्तों हमें ध्यान होना चाहिए भी किताब हो या कॉपी हो, दोनों किन से मिलकर बनी होती है, कागज से मिलकर बने होते हैं। यानी कि कागज के अंदर किताब भी आएगी और कॉपी भी आएगी, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया विकल्प सी। विकल्प सी में ऐसी आकृति दे रखी, बाहर वाला सर्किल यानी कागज हो गया, अंदर वाला 2 सर्किल किताब और कॉपियां होगी। 28वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि बेमेल आकृति का चुनाव कीजिए। पहली आकृति में C दिया हुआ है, दूसरी आकृति में N दिया हुआ है, तीसरी आकृति में W और चौथी आकृति में Z दिया हुआ है।
तो दोस्तों इसमें से देखिए बेमेल आकृति कौन सी होगी, हमारी विकल्प सी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू में टोटल 4 लाइन आ रही है, बाकी तीनों में सी में, एन में और जेड में 3-3 लाइनें आ रही हैं। प्यारे दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारा 29वां प्रश्न आकृति एक्स का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले आकृति एक्स बना लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए आकृति एक्स हमारे पास इस प्रकार है कि एक स्टार बना हुआ है और इसमें इस प्रकार दे रखा है और यहाँ पे लाइनें, इसमें तिरछी लाइनें हैं, यहाँ पे खड़ी लाइनें दे रखी है और यहाँ पे इस प्रकार की लाइनें देखिए। हमें लाइनों का ध्यान रखना। पूछा है जल प्रतिबिंब यानी नीचे के साइड दर्पण या फिर पानी होता है। देखिए इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी। यह त्रिभुज सीधा है तो यहाँ पे एक उल्टा त्रिभुज बना लेते हैं, ये बन गया। दूसरा देखिए ये वाला त्रिभुज इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए इसमें लाइनें किस किस में, एक तो इस वाले ब्लॉक में यानी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे हो जाएगी, यहाँ पे दर्पण के पास वाला और इसके दर्पण के पास वाला। इसमें देखिए लाइनें इस प्रकार दे रखी है तो यहाँ पे भी लाइनें इस प्रकार आ जाएगी, इस सिरे से स्टार्ट की। यहाँ पर लाइनें सीधी है तो हमने सीधी लाइनें बना दी। अब देखिए इस आकृति में लाइनें किस प्रकार, इस सिरे से इस प्रकार, देखिए हमारा सिर हो गया तो इस प्रकार हमारी लाइनें आ जाएगी। तो देखिए भी ऐसी आकृति कौन से विकल्प में मिल रही है, विकल्प बी और विकल्प डी में कंपैरिजन कीजिए। विकल्प बी में भी यहाँ पे लाइनें इस प्रकार दे दी, मतलब लाइनें उसने चेंज कर दी, इस प्रकार दे दी, तो विकल्प 20% का आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। दोस्तों अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारा आज का आखिरी प्रश्न क्या लिखा हुआ है, आकृति एक्स को पूर्ण कीजिए, जो अपूर्ण है उसको पूर्ण करना है। तो हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, तो कौन सा विकल्प हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए एक बार हम आकृति बना के देख लेते हैं। आकृति हमारे पास इस प्रकार दे रखी, स्कोर दे रखा है, स्कोर में क्या दे रखा है, यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है, इसमें भी इस प्रकार दे रखा है और इसमें भी इसी प्रकार दे रखा है, तो इसमें इसी प्रकार की आकृति है जैसा इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे की साइड डार्क दिया है, यहाँ पे ऊपर की साइड दे रखा है और यहाँ पर इस प्रकार डार्क दिया। देखिए इस पत्ती में डार्क किधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा, तो यानी इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कौन सी ऐसी आकृति दे रखी है, आकृति बी इस प्रश्न का आंसर है। आज का हमारा पेपर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में एक नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।